नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विज्ञान घर के इस नई वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री के 2020 के क्वेश्चन पेपर को। तो शुरू करते हैं। एमएससी बायोकेमिस्ट्री दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कोर्स माना जाता है। अराउंड 186 ग्रेजुएशन लेवल पे स्टूडेंट्स इसको स्टडी करते हैं 5 कॉलेजेस में। एमएससी प्रोग्राम में जो डीयू है उसमें 15 सीट्स होती हैं, जिसमें से 8 सीट्स जो हैं वो एंट्रेंस बेस पे होती हैं, जबकि 7 सीट्स जो हैं वो मेरिट बेस पे होती हैं। इसका क्वेश्चन पेपर जो है वो एक टिपिकल बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस के बेसिस पे होता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। और अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है बायोकेमिस्ट्री में तो आप इस कोर्स को आसानी से क्रैक कर सकते हैं एंट्रेंस को। तो चलते हैं। would be the effect on the net reaction catalyzed by glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, which is GAPDH, if phosphate was replaced by arsenate? Rate of the reaction will increase, rate will be decreased, no effect on reaction rate or uncoupling of phosphorylation. GPEA-PADH जो एंजाइम है glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, what it does is it converts glyceraldehyde 3-phosphate into 1,3-biphosphoglycerate. When we say 1,3-biphosphoglycerate, it simply means एक फर्स्ट पोजीशन पे जो कार्बन है आपका, उस पे आपका एक फॉस्फेट ग्रुप एक्स्ट्रा ऐड कर देता है ये एंजाइम। आर्सेनेट जो है वो एक नेचुरली माइमिक करता है फॉस्फेट ग्रुप को, यानी कि अगर फॉस्फेट और आर्सेनेट प्रेजेंट होगा तो कोई भी एंजाइम इंस्टेड ऑफ पुटिंग फॉस्फेट आर्सेनेट को भी एक चॉइस के तौर पे ले सकता है, एंड इट कैन बी ग्राफ्टेड ओवर द इट्स प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स। इस केस में अगर हम बात करें तो अगर आर्सेनेट प्रेजेंट होगा इंस्टेड ऑफ फॉस्फेट तो आर्सेनेट आपका जाके फर्स्ट पोजीशन पे लग जाएगा, यानी कि जो फॉस्फोरिलेशन की जो कपलिंग है वो नहीं हो पाएगी। इट वुड बी अनकपलिंग ऑफ फॉस्फोरिलेशन। इंटरेस्टिंगली अगर सपोजिटली आर्सेनेट लग भी जाता है तो जो कंपाउंड बनता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, अपने आप से स्पॉन्टेनियसली डिग्रेड होगा। आप एंजाइम्स की जरूरत नहीं पड़ेगी नेक्स्ट स्टेप में उस कंपाउंड को डिग्रेड करने के लिए। तो इस केस में द आंसर वुड बी ऑप्शन डी, दैट इज अनकपलिंग ऑफ फॉस्फोरिलेशन इज ड्यू टू द कंपटीशन proposed by the arsenic molecule. Cellular membranes are self-sealing in nature. If they are punctured or disrupted mechanically, they quickly and automatically reseal. ये जो प्रॉपर्टीज आती है ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस की वजह से आती है, बिकॉज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन दे ड्राइव द मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, और अगर कहीं पे भी उसे पंक्चर कर दिया जाए तो दे हैव अ प्रॉपर्टी टू रीसील देम। तो इसीलिए इसमें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोफोबिक इफेक्ट्स ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स। आप देख रहे क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे हैं। आगे चलते हैं। What type of chemical reaction is involved in conversion of isocitrate to alpha ketoglutarate? Carboxylation, oxidative decarboxylation, reducing decarboxylation, or oxidoreduction. If you see isocitrate in 2 steps, it is being converted into alpha ketoglutarate. पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन होता है आइसोसाइट्रेट का, जो कि कन्वर्ट कर देता है इसको ऑक्सैलोसक्सिनेट में, और दूसरे स्टेप्स में डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप्स के थ्रू इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूटारेट। तो 2 स्टेप्स में फर्स्ट ऑक्सीडेशन, उसके बाद में फॉलोड बाय डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एक्चुअली इट कन्वर्ट आइसोसाइट्रेट टू अल्फा कीटोग्लूटारेट। तो ऑप्शन बी हैज टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Can have relatively high levels of pyruvate in their blood, which is due to the vitamin B deficiency, vitamin D deficiency, thiamine deficiency और अल्कोहल इंटेक। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखें, जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोए में थ्रू एन एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, जिसको के जो यूज करता है कोफैक्टर थायमिन। अगर आपका पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज वर्क नहीं करेगा तो आपका जो ग्लाइकोलिटिक एंड प्रोडक्ट है दैट इज पायरुवेट, वो बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। इट विल नेवर बी कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोए, जो कि कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। तो ऑब्वियसली बात है कि जब आपका पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज वर्क ही नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन, तो पायरुवेट जो है वो बिल्डअप होगा और कन्वर्ट होगा नहीं एसिटाइल कोए में। तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज थायमिन डेफिशिएंसी। Mammalian liver can carry out gluconeogenesis using starting material known as। ध्यान से देखिए, जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल ग्लूकोनियोजेनेसिस के होते हैं वो जनरली 3 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, लाइक लैक्टेट, पायरुवेट, ग्लिसरॉल, कुछ अमाइनो एसिड्स। लीवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस कैन बी इनिशिएटेड बाय यूजिंग ऑक्सैलो एसीटेट एज एन स्टार्टिंग मटेरियल। तो इसमें ऑप्शन ऑब्वियसली होगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। Maple syrup urine disease is due to the metabolic defects in the pathways of degradation of
MSUD जो है या मेपल सिरप यूरिन डिजीज जो है वो एक इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है प्रोटीन का, which is happening due to the deficiency of branch chain alpha keto acid dehydrogenase complex, which is an enzyme. और जब ये होती है डिजीज तो इट लेड टू द बिल्डअप ऑफ ब्रांच इन अमाइनो एसिड विच इज ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वेलाइन और उसके बाय प्रोडक्ट्स को। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स। आगे चलते हैं। और स्ट्रिंजेंसी ऑफ अ पीसीआर रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ऑल्टरिंग द रिएक्शन, और इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको: वॉल्यूम, टारगेट सीक्वेंस, टेम्परेचर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन एंड टेम्पलेट कॉपीज। अगर हम ध्यान से देखें तो stringency of a PCR can be controlled by altering the temperature of DNA primer hybridization. As you know, as the temperature decreases, more mismatch can be tolerated. और अगर एक दूसरा फैक्ट अगर हम ध्यान से देखें कि presence of salt that's also greatly influence the PCR amplification. इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो पीसीआर की स्ट्रिंजेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि प्राइमर्स की प्योरिटी, मैग्नीशियम आयंस, एडिटिव्स। बट इन दिस केस द ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर, दैट टेम्परेचर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन बोथ कैन strongly influence the specificity or stringency of a PCR reaction. Principal regulation point in the biosynthesis of fatty acid is acetyl-CoA carboxylase, beta-ketoacyl ACP synthase, citrate dehydrogenase और बीटा लैक्टामेज। अगर हम ध्यान से देखें तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड सिंथेसिस है उसमें एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज जो है दैट इज द मोस्ट कमिटेड स्टेप, मोस्ट रेगुलेटरी चेक पॉइंट है, और जिसको के फॉस्फोरिलेशन के थ्रू या एलोस्टेरिक रेगुलेशंस के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप और एंजाइम जो कि रेगुलेशन में सब्जेक्ट किया जाता है। तो ऑप्शन ए हैज टू बी द करेक्ट आंसर। Denaturation of a protein or a nucleic acid can be studied by SDS patch, isoelectric focusing, spectrophotometry और जेल फिल्ट्रेशन। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखें जो डीनेचुरेशन स्टडीज हैं जनरली दे आर बीइंग डन बाय द स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स। यूवी विजिबल आप ले लीजिए, सीडी आप लीजिए, सर्कुलर ड्राइकोइज्म, फ्लोरोसेंस बेस ले लीजिए, आईआर, एनएमआर आपकी टेक्निक्स हैं, लाइट स्कैटरिंग टेक्निक्स हैं, ये सबको आप यूज कर सकते हैं डीनेचुरेशन स्टडी करने के लिए प्रोटीन्स में और न्यूक्लिक एसिड में। फोल्डिंग अनफोल्डिंग दोनों तरह की स्टडीज के लिए जनरली स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक स्टडीज जो होती हैं वो ज्यादा एप्ट मानी जाती हैं, दे हैव अ मोर वर्सेटिलिटी, और इसीलिए ऑप्शन जो सी है दैट हैज टू बी द करेक्ट आंसर। Folding of a protein is primarily governed by ionic strength of a solution, presence of branch chain amino acid, primary structure of a protein, or presence of hydrophobic amino acids. Since proteins are stabilized by thousands of non-covalent interactions between amino acids, इसीलिए प्राइमरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन्स का होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक अरे ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस होता है, और इसीलिए कौन सा अमाइनो एसिड कहाँ है उसकी पोजीशन बहुत डिटरमाइन करेगी प्राइमरी स्ट्रक्चर में कि क्या वो फैसिलिटेट करेगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बनने के लिए या नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन को फैसिलिटेट कर पाएगा। और इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन ड्राइव प्रोटीन फोल्डिंग, इसीलिए ऑप्शन जो सी है दैट हैज टू बी करेक्ट आंसर। The biochemical products obtained after hydrolysis of a glycolipids are sugar, fatty acid phosphoric acid, sugar fatty acid nitrogenous base, sugar fatty acid glycerol, sugar fatty acid sphingosine। इसका ऑप्शन बहुत ही आंसर क्लियर है, ऑप्शन सी हैज टू बी करेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए ग्लाइकोलिपिड्स वर्ड है, ग्लाइको मतलब शुगर, एक आना ही बनता है, तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि चार ऑप्शंस पे शुगर है, बचता है लिपिड्स। लिपिड्स कैसे बनते हैं? अगर आप ध्यान से देखिए लिपिड्स की जो सिंथेसिस होती है उसके लिए जो प्रिकर्सर्स होते हैं वो होता है एक तो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल और फ्री फैटी एसिड्स। तो यानी कि फ्री फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल इज कमिंग बिकॉज ऑफ द लिपिड्स एंड ग्लाइको वर्ड्स की वजह से जो शुगर आएगा, तो शुगर, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल दे आर द main precursors or they will be the degraded products once the glycolipids are being hydrolyzed. So option C has to be the correct answer. D-glucose and D-mannose are they are the anomers, epimers, optical isomers और diastereomers। अगर हम ध्यान से देखें दोनों स्ट्रक्चर्स को, ग्लूकोज का और मैनोज का, ध्यान से देखिएगा तो आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज और मैनोज जो हैं वो C2 पोजीशंस पे डिफरेंट है। फिशर प्रोजेक्शंस में अगर कोई भी दो स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट के स्पेशली हेंडेडनेस ऑफ OH
यानी कि एक OH का लेफ्ट हैंड पे है या राइट हैंड पे है, जस्ट इसकी वजह से डिफरेंट होते हैं किसी कार्बन सेंटर पे, तो दे आर ऑफन टर्म्ड एज एपीमर्स। एनोमर्स जो कॉन्सेप्ट है वो हेवर्थ प्रोजेक्शन का सिग्नेचर है। यहां पर जो ऑप्शन बी है दैट हैज टू बी करेक्ट। इसी में एक और क्वेश्चन बनता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के लिए आपको पूछा जा सकता है कभी भी क्वेश्चन, तो जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज अगर आप ध्यान से देखें तो वो C4 पे डिफरेंट है, तो इसीलिए ग्लूकोज और मैनोज C2 एपीमर्स हैं, जबकि ग्लूकोज और गैलेक्टोज C4 एपीमर्स हैं, तो इसीलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। कोलेजन इज रिच इन ग्लूटामिक एसिड एंड ग्लाइसिन, ग्लाइसिन एंड ग्लूटामिन, ग्लाइसिन एंड प्रोलिन, ग्लाइसिन एंड एलानिन। कोलेजन अपना बहुत फेमस प्रोटीन है बिकॉज ऑफ इट्स ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर, जिसके अंदर 3 लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स जो हैं वो एक दूसरे पे रैप करते हैं इन राइट हैंडेड फैशन, और विच आर रिच इन ग्लाइसिन एंड प्रोलिन। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती है अमीनो एसिड्स की वो होती है ग्लाइसिन, प्रोलिन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलिन इन अ कोलेजन रिपीट्स। तो इसीलिए कोलेजन जो होगा वो ग्लाइसिन एंड प्रोलिन में बहुत ज्यादा रिच होगा, तो ऑप्शन सी हैज टू बी द करेक्ट। The following amino acid is least likely to be found in a alpha helix structure। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, और याद रखिए ये क्वेश्चन आपको कई एग्जाम्स में मिलेगा। प्रोलिन जो होता है वो एक ऐसा अमीनो एसिड है जो अल्फा हेलिक्स के इन बिटवीन कभी नहीं मिलेगा। इनफैक्ट प्रोलिन को हेलिक्स ब्रेकर भी बोला जाता है, तो यानी प्रोलिन की जो प्रोपेंसिटी है मिलने की अल्फा हेलिक्स में वो मिनिमम है या फिर होगा ही नहीं। ग्लाइसिन इज अनदर अमीनो एसिड जो कि लीस्ट लाइकली है किसी भी अल्फा हेलिक्स में मिलने के लिए, तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। डिटरमाइन द पीएच ऑफ अ 0.01 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन। इसको तो बहुत आराम से आप सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं कि पीएच ऑफ अ 0.01 नॉर्मल जो NaOH या फिर 10⁻² मोलर NaOH जो होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। पहले आप जो NaOH दिया हुआ है तो उससे आप POH निकाल लीजिए, और वंस द यू गॉट द POH तो आप उसे 14 में से माइनस कर दीजिए तो आपका पीएच निकल आएगा। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दैट इज द पीएच ऑफ अ 0.01 नॉर्मल NaOH वुड बी 12। HCl solution of a 1 millimolar was diluted to 10⁻6 times. What would be the pH of a resulting solution? अगर किसी HCl solution को अगर हम 10⁻6 टाइम्स अगर डाइल्यूट कर देंगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें हमें वाटर का कंट्रीब्यूशन भी लेना पड़ेगा प्रोटॉन्स के लिए, क्योंकि वाटर के भी अपने प्रोटॉन्स होते हैं, और अगर जब हम टोटल प्रोटॉन्स निकालेंगे तो उससे पीएच जो निकल के आएगा विच विल बी अराउंड 7। तो ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर for this question, that pH 7 would be the right pH for this solution. The ligand used for affinity chromatography of a RNA containing poly A sequence is, obvious सी बात है, ओलाइगो DT is the correct answer. Why? Because ओलाइगो DT जो है उसका वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है पॉली ए टेन का। तो अगर हम किसी भी मैट्रिक्स पे अगर ओलाइगो DT को टेथर कर दे तो ओलाइगो DT कॉलम जो है वो एक अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की तरह काम करेगा, विच विल बाइंड टू द mRNA विच इज हैविंग पॉली ए टेल, और उसको आप बाद में सेपरेट कर सकते हो। तो ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर। सिग्नल हाइपोथेसिस फॉर प्रोटीन ट्रैफिकिंग वाज प्रपोज्ड बाय, इसमें आंसर होगा गुंटर ग्लोबल, बिकॉज गुंटर ग्लोबल एंड डेविड सबातिनी इन 1971 दे प्रपोज द सिग्नल हाइपोथेसिस। उसके हिसाब से जो भी प्रोटीन जो साइटोसोल में पड़े हैं वो कैसे किसी ऑर्गेनल में डायरेक्ट होते हैं, जैसे ईआर और ईआर मेम्ब्रेन में, तो उसके लिए एज पर देम जनरली इन प्रोटीन्स में एक सिग्नल पेप्टाइड होता है विच एक्चुअली हेल्प्स देम दीज प्रोटीन्स टू डायरेक्ट और ट्रैफिक टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनल, और इसीलिए इसका ऑप्शन आंसर होगा डी, दैट इज गुंटर ग्लोबल। दिस इज द पिक्चर ऑफ गुंटर ग्लोबल and option D should be the correct answer. This pass, the migration of a protein is affected by, बेसिकली होता क्या है कि इन एसडीएस पार्ट्स द माइग्रेशन रेट जो होता है वो डिक्टेट होता है उसके साइज के या शेप के हिसाब से, और विच इज अल्टीमेटली अ रिफ्लेक्टेंस ऑफ अ मास। तो अल्टीमेटली जो साइज ऑफ द प्रोटीन है वो इफेक्ट करता है बेसिकली माइग्रेशन ऑफ अ प्रोटीन इन एसडीएस पार्ट्स। तो ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर इन दिस। Glycerol is added to a protein samples before loading uh, them on the patch. What is the role of a glycerol? Glycerol basically प्रोटीन वर्ल्ड में बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत सारे रीजन है। ग्लिसरॉल एक क्रायोप्रोटेक्टेंट है, तो जो थॉइंग वगैरह में यूज होता है, और ग्लिसरॉल के और भी यूज हैं, बट एसडीएस पास में या नॉर्मल पास में होता क्या है, ग्लिसरॉल एक जो है वो डेंसिटी प्रोवाइड करता है
सैंपल्स को। उसकी वजह से क्या होता है, जो सैंपल्स हैं वो बड़े आराम से आपके जो वेल्स बनाए हैं उनमें चले जाते हैं। अदरवाइज जो आपका अगर ग्लिसरॉल नहीं पड़ेगा होगा तो डेंस नहीं होगा सैंपल, और वो जो है फ्लोट करना लग जाएगा आपके बफर्स में, इलेक्ट्रोलाइट बफर्स में। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि क्या नाम है, ग्लिसरॉल इज एडेड टू द प्रोटीन सैंपल बिफोर लोडिंग देम ऑन अ पार्ट। तो रोल ऑफ अ ग्लिसरॉल इज टू प्रोवाइड डेंसिटी टू द प्रोटीन सैंपल। What is the effect of urea and formamide on DNA? You should remember that both urea and formamide, they decrease the TM of a DNA. Means they promote DNA melting even at a low temperature. Hence, urea and formamide both denature the DNA, और इसीलिए option A should be the correct answer, that they decrease the TM of a DNA. A low auxin to cytokine ratio led to, इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग थियरी है। स्कूग एंड मिलर ने 1957 में ये बताया था कि हाई ऑक्सिन और साइटोकाइन रेशियो जो होगा वो जनरली रूट रीजनरेशन को इंड्यूस करता है, जबकि लो रेशियो जो है सेम ऑक्सिन एंड साइटोकाइन का लो रेशियो वो जनरली शूट को इंड्यूस करता है। रिमेंबर, हाई ऑक्सिन साइटोकाइन रूट रीजनरेशन इंडक्शन, और अगर लो होगा तो शूट इंडक्शन। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन जो होगा ए, दैट इज शूट फॉर्मेशन। Anemia is caused due to the deficiency of cobalamin, pyridoxine, folic acid, or niacin. Most common cause of a megaloblastic anemia are due to the deficiency of either cobalamin, which is vitamin B12, or folate, which is vitamin B9. तो इसी क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। तो इसलिए वी विल बी लाइक ऑप्शन सी हम यहाँ पे मान रहे हैं फोलिक एसिड, जो कि एग्जाम में दिया हुआ है, क्वेश्चन पेपर का जो आंसर की आया है ऑफिशियल, उसमें फोलिक एसिड दिया हुआ है, बट कोबालामिन कुड आल्सो बी अ करेक्ट आंसर। लाइनवीवर वर्क प्लॉट इज आल्सो नोन एज, एलबी प्लॉट जो होता है, जो कि आपका माइकलिस मेंटन का एक अडेप्टेशन है, उसको हम डबल रेसिप्रोकल प्लॉट भी बोलते हैं, जिसमें कि एक्स एक्सिस पे आपका जो होता है वो 1/s होता है, और जो आपका वाई एक्सिस है उसमें 1/v होता है। और दोनों ये जो प्लॉट है ये बड़ा फेमस है, बिकॉज इसकी मदद से हम km और vmax की जो एक्यूरेट वैल्यूज हैं वो उनको हम निकाल सकते हैं। तो एलबी प्लॉट जो है दैट इज ऑल्सो नोन एज डबल रेसिप्रोकल प्लॉट, दैट इज ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ लिंकेज मैप ऑफ द HFR क्रोमोसोम? HFR cells जो होती हैं, they have a high frequency of recombination between F factor plasmid and main chromosome, or generally it happens at a certain similar insertion sequences. Each gene enters the F negative cells at a characteristic time, and hence a linkage map can be constructed using a time of entry as a measure of for HFR chromosome. तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, that is time of entry. The following condition decreases the level of denitrification. Denitrification जो है that are found when soil bacteria use nitrate for their respiration instead of oxygen, जो कि एक नॉर्मल एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट। और ये जो प्रोसेस है ये एनहांस हो जाता है जब टेम्परेचर ज्यादा हो, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा हो, हाई पीएच हो, और इसीलिए इस क्वेश्चन में जो है डीनाइट्रिफिकेशन का जो लेवल है वो डिक्रीज कब होगा? हमने अभी जैसे बात किया, हाई टेम्परेचर पे ज्यादा होता है, लॉगरिथमिक मैटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो भी होगा, हाई पीएच ज्यादा हो, मतलब हाई पीएच होगा तो भी डीनाइट्रिफिकेशन ज्यादा होगा। तो लो कब होगा? लो पीएच पे। तो इसीलिए एट एसिडिक पीएच डीनाइट्रिफिकेशन का जो लेवल है वो लो हो जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन डी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। Immunoglobulin which takes part in hypersensitivity reaction. IgE is basically used in the type 1 hypersensitivity, जो कि इन्वॉल्व करती है एलर्जिक, एटोपी और एनाफाइलेक्टिक शॉक्स। तो इसीलिए इसका ऑप्शन का आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज आईजी। फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, द रेट एट विच लाइट पासेस थ्रू द ऑब्जेक्ट इज, चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कांस्टेंट, directly proportional to their refractive index, exponentially related to their refractive index. Generally, in PCM or phase contrast microscopy, rate at which light travels through the object is inversely proportional to their refractive index. Generally, जो phase है light का, अगर if it is passing through an object of higher refractive index, then it's of surrounding, then इसका जो rate है वो retard कर जाता है। तो इसलिए option A should be the correct answer, that in phase contrast microscopy, the rate at which light passes through the object is inversely proportional to their refractive index. आगे चलते हैं। The biosynthesis of proline takes place from which amino acid? तो एक्चुअली
अगर हम ध्यान से देखें तो ग्लूटामेट से प्रोलिन की सिंथेसिस स्टार्ट होती है। ग्लूटामेट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू पायरोलिन कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे हम P5C भी बोलते हैं। और ये जो एंजाइम, ये जो रिएक्शन है, ये कैटलाइज करी जाती है दो एंजाइम के थ्रू। P5CS जो है वो ग्लूटामेट को कन्वर्ट करता है पायरोलिन 5 कार्बोक्सिलिक एसिड में, which is again being converted into proline by P5CR in the chloroplast or cytosol. So hence the answer would be glutamate acid. The density of a solution prepared by dissolving 120 gram of urea, जिसका molecular mass दे रखा है 60, in 1000 gram of water is 1.15 gram per ml. The molarity of this solution is, इसमें बड़ा सिंपल सा है, पहले आपको सॉल्यूट की मोलैरिटी निकालनी होगी, फिर सॉल्यूशन की निकालिए, और उसके बाद अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो जो मोलैरिटी है एज पर द सॉल्यूशन, इसका आंसर आएगा 2.05, दैट इज ऑप्शन बी। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। प्लीज डू लाइक, शेयर, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और डिफरेंट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का। प्लीज, थैंक यू वेरी मच।